हाँ, तो फैक्टर वाला में जो स्टार्ट ही किया था ना, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना। Yes. तो हम लोग इस पॉइंट पे आए थे कि अगर हमने किसी नेचुरल नंबर को ऐसा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, तो पहला पॉइंट हमने जो लिख लिया था और समझ लिया था वो था नंबर ऑफ फैक्टर्स। एंड नंबर ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला जो निकल के आया वो क्या है, 1 + a1 इंटू 1 + a2 इंटू 1 + a3 एंड सो ऑन। तो सिंपली पावर्स में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो, रीजन हमको पता है। दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे आता है इन्हीं फैक्टर्स के सम का, सम ऑफ फैक्टर्स। तो इन सारे फैक्टर्स का सम क्या होगा? क्यों भाई, इन सारे फैक्टर्स का सम क्या होगा? अब तुमने फॉर्मूला देखा जरूर होगा पहले कभी, शायद डिराइव ना किया हो, तो केवल उसको ऑब्जर्व करने के लिए जिन लोगों ने फॉर्मूला देखा हो पहले से, पता हो, तो अच्छी बात है। जैसे मान लो मैंने लिया 12, मेरा जो नंबर है वो मैंने 12 ले लिया, तो मैं एक्सप्लेन करने के लिए 12 इज 2 स्क्वायर इंटू 3 पावर 1। चलो इसके सारे फैक्टर्स जो हैं वो लिस्ट करते हैं। क्या क्या फैक्टर्स हैं इसके? 1, देन 2, देन 3, 4, सबको 2 और 3 की पावर्स में ही एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है? हाँ, फिर 6 और फिर 12। अब ये छोटा नंबर है, इसको हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे, कोई बड़ी बात तो है नहीं। बट ये इमेजिन करो कि ठीक है हम डायरेक्टली ऐड नहीं करना चाहते, कुछ स्पेशल दिखाई दे रहा है। अगर तुम इसको देखो ध्यान से कि हमारे पास कुछ ऐसी टर्म्स है जहां पे 3 पावर 1 आता है और कुछ ऐसी टर्म्स है यहाँ पे 3 पावर 1 नहीं आ रहा है। देखो ये 1, 2 पावर 1 और 2 स्क्वायर, 1 + 2 पावर 1 + 2 स्क्वायर, एंड द रेस्ट remaining terms are 3 power 1, 2 power 1, 3 power 1, 2 square 3 power 1, so you can take 3 power 1 common. This is क्या बचा? 1 + 2 power 1 + 2 square. So this sum, ये जो sum था छोटा सा ही था, बट फिर भी इसको देखो हमने बहुत आराम से फैक्टराइज भी कर लिया। और ये फैक्टराइजेशन जो हुआ है बड़ा स्पेशल सा दिख रहा है। क्या स्पेशल है इसमें? इसमें पहला, हाँ इसमें जो पहला फैक्टर है उसमें देख रहे हो 2 की पावर्स हैं, और जो दूसरा फैक्टर है उसमें 3 की पावर्स हैं, और वो पावर्स भी कहां तक गई हैं, एक ऑर्डर में है, 0 1 2 0 1। मैक्सिमम पावर 2 स्क्वायर गई है और 3 पावर 1 गई है, विच इज द पावर ऑफ 2 एंड पावर ऑफ 3 इन 12। तो ये तो एक एग्जाम्पल था, ऑब्जर्व करके तुम फॉर्मूला शायद बना लोगे अब, लेकिन लॉजिक क्या है? ऐसा हुआ क्यों? ऐसा हो क्यों ना है? तो ऐसा होने का हाँ, ऐसे कंबाइन हो रहे थे फैक्टर्स, या तो एक या दो, या मतलब हाईएस्ट पावर जैसे आ रहे थे, तो अगर वो दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई कर दिए तो वो सारे फैक्टर्स बन जाएंगे। yes, because we have collected all possible powers of 2, we have collected all possible powers of 3 up to 2 square and 3 power 1. Now when you will multiply these two brackets, you will get all possible combinations of powers of 2 and powers of 3 up till maximum allowed value, जो कि 2 square और 3 power 1 है। तो लॉजिक जो है बहुत ही सीधा सा है, सिंपल सा है, कि हम 2 की सारी पावर्स को 3 की सारी पावर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंड दिस विल गिव यू ऑल पॉसिबल फैक्टर्स। बीच में प्लस साइन लगा हुआ है तो सबका सब मिल जाएगा। और ये जो एग्जांपल मैंने अभी तुमको दिया, ये तुम्हें दिस विल लीड यू टू अ फॉर्मूला टू फाइंड
द सम ऑफ ऑल पॉसिबल फैक्टर्स। तो क्या होगा भाई वो फॉर्मूला, अगर तुम्हें ये चीज समझ में आई तो फॉर अ नंबर लाइक दिस p1 पावर a1 p2 पावर a2 क्या होना चाहिए सम ऑफ फैक्टर्स? फर्स्ट ब्रैकेट में 1 प्लस p1, फिर p1 पावर 1 p1 पावर 2 एंड P1 सो power ऑन टू A1. p1 पावर। नेक्स्ट में होगा 1 प्लस p2 प्लस p2 पावर 2 प्लस सो ऑन टू p2 पावर a2 एंड सो। और इसको तुम्हें दिख ही रहा है, जीपी दिख रही है, हमको क्लोज फॉर्म लिख सकते हैं। क्लोज फॉर्म में क्या लिखेंगे? जीपी का सम का फॉर्मूला p1 टू द पावर 1 प्लस a1 माइनस 1 डिवाइड बाय p1 माइनस 1। दूसरा p2 पावर 1 प्लस a2 माइनस 1 डिवाइड बाय p2 माइनस 1 एंड सो ऑन। तो अब तुम इस एक्सप्रेशन की हेल्प से सारे फैक्टर्स का सम निकाल सकते हो। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि सब लोग उसको रट के रखते हैं, बट एक अच्छी चीज है कि अब हमको जो है फैक्टर्स का अगर सम पूछा है तो हम निकाल सकते हैं। फैक्टर सम बहुत आराम से निकाल सकते हैं छोटी सी कैलकुलेशन से। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स के साथ साथ हम सम ऑफ फैक्टर्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है, नोट करो उसको, नोट कर लो। सही है ना? समझ में आया? हाँ सर। पहले पहले पढ़ा होगा ये तो? नहीं सर, पहले पढ़ा नहीं था। सम ऑफ फैक्टर नहीं पढ़ा था? ओके। अरे इस संडे को फिजिक्स की क्लास हुई थी क्या केवीपीवाई की? यस सर। Yes sir. हुई थी ना? क्या टॉपिक स्टार्ट किया? सर इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है। हाँ सर। इलेक्ट्रिसिटी, हाँ सही है। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी, स्पेशली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लेना। जनवरी में हम लोग फिर कुछ मॉक टेस्ट रखते हैं उसके, केवीपीवाई के। कब है एग्जाम? 31 को है ना? Yes हाँ sir. सर 31 को है। 31 को है, हाँ। अच्छा मौका है, इस बार निकाल सकते हो आराम से फर्स्ट स्टेज केवीपीवाई। देखिए कितने लोग क्रैक करते हैं। बायो के लेक्चर्स का भी टाइम आ गया है। बायो भी तो आएगी, बायो रिवाइज करेंगे इस संडे को। लगाते हैं 2-3 ना, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, बायो का भी पढ़ता हूँ। हो गया भी? नोट कर लिया तुम लोगों ने सम ऑफ फैक्टर्स? हाँ सर। Yes sir. ओके। तो अब फॉर्मूले के नाम पे तो 2 थे। अब मैं जो आगे तुम्हें कराऊंगा वो कोई फॉर्मूला नहीं है, क्वेश्चंस ही हैं। लेकिन पॉइंट मैं इसलिए लिखवा दे रहा हूँ कि अगर तुम्हें ध्यान रहेगा तो अच्छा रहेगा, रिलेट कर सकते हो किसी क्वेश्चन से जो सिमिलर टाइप का हो। तो तीसरा हमारा जो पॉइंट है वो ये है, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड as well as unordered pairs A comma B such that A into B is n, where such that A into B is n and A and B both are natural numbers। ये n natural numbers के लिए, ये n उस नंबर के लिए जो ऊपर दिया हुआ है, P1 पावर A1 P2 पावर A2 उस नंबर के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि तुम्हारा जो नंबर है उसको तुम्हें 2 नेचुरल नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। मैं तुम्हें फिर से एग्जांपल देके दिखाता हूँ।
एक बार फिर से मैं एक छोटा सा नंबर लेके समझते हैं कि क्या कहा जा रहा है। जैसे 12, in how many ways can you express 12 as the product of two natural numbers? Very limited options. Obviously 1 into 12, 2 into 6, 3 into 4, है ना, टोटल या नंबर फिर ऑफ फैक्टर्स बाय 2। 4 into 3। दो क्वेश्चंस हैं वहां पर, ध्यान से देखना। राइट, तो ये है हमारे पास नंबर ऑफ वेज। ये एग्जाम्पल दिया मैंने तुम्हें बताने के लिए तुम्हें करना क्या है, क्या काउंट करना है। तो किसी भी नंबर को दो नेचुरल नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखने के वेज कितने होंगे, दोनों बताने, यानी ऑर्डर्ड भी बताना है और अनऑर्डर्ड भी बताना है। सर ऑर्डर्ड में टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जितने रहेंगे उतना क्या ठीक है, बोलते हैं, ऑर्डर्ड हो जाएंगे, और अनऑर्डर्ड बाय 2 हो जाएगा। अनऑर्डर्ड में बाय 2 हो जाएगा। बाई परफेक्ट 2 हो स्क्वायर्स जाएगा। के लिए +1/2 होगा। एक केस में नहीं होगा। तो बिल्कुल सही है, और जिन्होंने सोच लिया बहुत अच्छी बात है, जो नहीं सोच पाए उनको उनकी हेल्प की जाएगी। कि यहीं पर जो मैंने अभी एग्जांपल लिखा है, अगर तुम ध्यान से देखो, जो फर्स्ट नंबर है यहाँ पे 1 2 3 4 6 12, when I say n is equal to a cross b, that means a is a factor of n, b is a factor of n। a और b दोनों n के फैक्टर ही तो हैं, तभी तो उनका प्रोडक्ट n आ रहा है। So a is a factor, and if a is a factor, how many choices do we have for a? Number of choices for a will be equal to number of factors of n। जितने n के फैक्टर्स होंगे उतनी तो चॉइसेस a के पास होंगी। Now what about b? Huh? If you give all choices of factors of n to a, जैसे इस एग्जांपल में कहूं 12 मान लो था, 12 इज इक्वल टू a क्रॉस b, तो मैंने a को कितने ऑप्शंस थे, जितने 12 के फैक्टर्स होते हैं। 12 के फैक्टर्स कितने होते हैं, 6, तो 6 ऑप्शंस दे दिए। व्हाट डू यू थिंक इज द नंबर ऑफ ऑप्शंस फॉर b? b के कितने ऑप्शंस? b हैज ओनली वन ऑप्शन, बिकॉज जैसे हम a को फिक्स करते हैं, मान लो a की वैल्यू मैंने 4, सो इफ a इक्वल्स टू 4, अब b के पास कोई 6 चॉइस तो है ना कि b कुछ भी हो जाएगा। अगर a को मैंने फिक्स किया तो b अपने आप फिक्स हो जाएगा, b हैज ओनली वन चॉइस, है ना। सो नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर b 1, अंडर द कंडीशन तुम a को चॉइस दे चुके हो। सो number of ordered pairs a comma b will be equal to nothing but number of factors of n। ऑर्डर्ड पेयर के लिए हमारा आंसर बहुत सिंपल सा है, जितने फैक्टर्स होंगे वही हमारा आंसर। और सामने एग्जांपल रखा हुआ है, देख सकते हो कि इसका आंसर 6 आ रहा है। 6 फैक्टर्स होते हैं, आंसर भी 6 आ रहा है। बट अगर पूछा जाए कि नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर्स कितने होंगे, अनऑर्डर्ड पेयर्स a कॉमा b, अनऑर्डर्ड भाई दो ही चीजें a और b, तो ऑर्डर होगा क्या, अरेंजमेंट। मल्टीप्लाई करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर पार्थ है। हाँ सर आइडेंटिकल सेट हटा देंगे ना, तो बाय 2 कर देंगे, और अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो बाय 2 + 1। नहीं वो कह रहा है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बोला पार्थ।
अगर यहाँ पे ordered से अनऑर्डर्ड ordered में बोल रहा पेयर्स था। काउंट करने हैं तो साफ दिखाई दे रहा है कि हर एक काउंटिंग जो है वो 2 बार रिपीट हुई है। रीजन, 2 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को 2 प्लेसेस पे अरेंज करने के 2 फैक्टोरियल 2 वेज होते हैं। तो 1 क्रॉस 12 एंड 12 क्रॉस 1 सेम है, 2 क्रॉस 6 6 क्रॉस 2 सेम है, 3 क्रॉस 4 4 क्रॉस 3 सेम है। करेक्ट। तो यहाँ पे इस एग्जांपल में साफ दिखाई दे रहा है कि हमारा आंसर जो 6 वेज थे अब 6/2 यानी कि 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन भाई यही तो हम लास्ट लेक्चर में पूरा हमने यही किया था, यानी यहाँ पे आंसर आना चाहिए नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n डिवाइडेड बाय 2। बट सर ऑड भी हो सकता है। हाँ, बट Factors. डिवाइड बाय 2 करना तब तक सही है जब तक हर पेयर रिपीट हो रहा हो। हर पेयर रिपीट होगा ये जरूरी नहीं है। एग्जांपल, परफेक्ट स्क्वायर्स के केस में एक नहीं होगा। अगर हमने फॉर एग्जांपल 9 ले लिया, मान लो 9, तो 9 इज 1 into 9। अब 1 into 9 रिपीट होगा 9 into 1, बट बीच में एक आएगा 3 क्रॉस 3, और ये 3 क्रॉस 3 रिपीट नहीं होगा। और अगर रिपीट नहीं हुआ तो हमारा ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है वो गलत हो जाएगा। अब पहले हमें सोचना पड़ेगा कि रिपीट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये दोनों सेम हो गए। यहां पर a और b इक्वल हो सकते हैं। a और b के इक्वल होने का मतलब क्या हुआ, a इक्वल टू b, तो a क्रॉस b क्या हो गया, a स्क्वायर। दिस नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। व्हाट इज स्पेशल अबाउट परफेक्ट स्क्वायर्स, परफेक्ट स्क्वायर्स में जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं वो हमेशा ऑड आते हैं। ऑड बाय 2 वैसे भी आंसर हो ही नहीं सकता। तो ये आंसर तुम्हारा कब वर्क करेगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाय 2, ये आंसर कब आएगा, इफ n is not a perfect square. And what if it is a perfect square? अगर perfect square है तो क्या करना होगा, वही +1/2। ये जो एक चीज रिपीट नहीं हो रही है उसको हम वापस रिपीट करवा देंगे। यानी अब तुम्हारा आंसर आएगा नंबर ऑफ फैक्टर्स +1/2। तो छोटी सी बात है, इसको ध्यान रखना कि अनऑर्डर्ड वाले टाइम पे गलत ना हो जाए। जब अनऑर्डर्ड बोला जाएगा तो परफेक्ट स्क्वायर वाले केस का ध्यान रखना। वैसे भी तुम्हें समझ में आ जाएगा अपनी मिस्टेक। अगर तुमने ये बाई चांस मिस किया, 1 मिस कर दिया, तो आंसर सही नहीं आएगा, बिकॉज नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड आएंगे। ऑड बाई 2 तो आंसर हो ही नहीं सकता। ऑड +1/2 आंसर होगा। नोट करो, इसको नोट करो। तो थोड़ा सा हम जो है जेई की टेरिटरी में एंटर कर रहे हैं। जेई का बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ये कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, बट जेई लेवल का भी नहीं कह सकते, अभी नहीं आया, बट उस टाइप की प्रॉब्लम में आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं और आ सकते हैं। जब आप बोलते जेई लेवल का, उसका मतलब मेंस होता है एडवांस? मेन या एडवांस, अभी तो मेन भी नहीं है ये। अब देखो, एक बार जब क्वेश्चन आ चुका होता है ना, फिर वो जेई लेवल का रह नहीं आता। प्रॉब्लम ये है, क्योंकि वो रिपीट तो होगा नहीं एडवांस में। किसी भी पेपर में क्वेश्चन रिपीट होता नहीं है, तो जो ना उसका लॉजिक है वो भी रिपीट नहीं होता है। तो ये प्रॉब्लम है। जेई एडवांस में एक बार क्वेश्चन आ गया तो फिर वो एडवांस लेवल का नहीं रह गया, है ना, ये प्रॉब्लम है। फिर ऐसे कितने क्वेश्चंस होते होंगे डिफरेंट टाइप्स हाँ? के? तो बनाते रहो, मैथ्स है यार, जितने टाइप के तो बनाना चाहते हो बना सकते हो, उसमें क्या है। नहीं सर, नंबर चेंज नहीं, बट एक स्पेसिफिक जॉनरा टाइप, जैसे अभी अनऑर्डर्ड ऑर्डर्ड हो गया, एंड देन वो सब तो टाइप। अनऑर्डर्ड ऑर्डर्ड कोई जॉनर थोड़ी ना होगा उसमें। तो तुम मतलब, अब मैं काउंटिंग ही तो है, तुम ये काउंटिंग का टाइप हुआ कि तुम ऑर्डर मैटर करवा रहे हो और तुम्हारे लिए ऑर्डर मैटर कर रहा है नहीं कर रहा है। अब क्वेश्चन तो कितने भी टाइप के बन सकते हैं ना। ओके। उनका जो बेसिक लॉजिक है
वो भले ही तुम्हारा NPR बेस्ड होगा, NCR बेस्ड होगा, लेकिन उसके पहले जो मतलब मैथमेटिकल लॉजिक है, लेकिन जो एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो स्टार्टिंग में तुम्हें केसेस फॉर्म करना हुआ, ये सब, ये तो तुम्हें अपने आप करना पड़ेगा। हर क्वेश्चन का अलग होता है। TNC के बीच में तुम देखोगे 2006-7 के बाद क्वेश्चन जो आए हैं, उसमें कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए एडवांस में, वरना उसके पहले बेसिक, और अभी रिसेंटली भी तुम देखोगे बड़े बेसिक क्वेश्चन आते थे, वही गैप और ग्रुप पे बेस्ड क्वेश्चन आ गए। 2-3 बार तुम्हें थोड़े से मतलब हटके क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसका मतलब क्लास में नॉर्मली वैसे टाइप के क्वेश्चन कवर नहीं होते थे, वो तो अब आ चुके हैं तो कवर हो जाते हैं। तो एकदम डिफरेंट टाइप के PNC क्वेश्चंस कुछ साल में आए हैं। एक बार तो PNC में नंबर 3 डाल दी, तो ऐसा क्वेश्चन डाल दिया कि उसका सोल्यूशन निकालने में, मतलब आंसर वो निकाल लिया, आंसर निकाल लिया, लेकिन जो प्रॉपर सोल्यूशन था वो देने में तकलीफ हो गई थी। PNC में वो सरप्राइज मिलते हैं, मैथ्स में PNC में ही मिलते हैं, बट वो भी है कि PNC का एक से ज्यादा क्वेश्चन वो दे नहीं सकता। अगर आया तो मैक्स एट मोस्ट एक क्वेश्चन आने वाला है एडवांस में, और बहुत कोई स्कोर नहीं। बस ये है कि अब वो AIR 50 आने वाली है कि AIR 10 आने वाली है, वो डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। 5000 और 2000 में डिफरेंस नहीं होगा। तो आगे बढ़े भाई, नोट कर लिया उसको तुमने? हाँ सर। ठीक है। अब जैसे तुम कह रहे हो कि इसका वेरिएशन क्या हो सकता है, देखो मैं इसका तुम्हें एक वेरिएशन दिखाऊं। फिर से वैसे बोलूं, नंबर ऑफ ये 3 कपड़े मम्मा की शर्टी पे रखा प्लीज, जो तेरे योगा मैट। प्रतीक्षा म्यूट कर लो। So number of ordered as well as unordered number of ordered and unordered pairs A, B such that A cross B is equal to N. A and B belongs to natural numbers and मैं उसी क्वेश्चन को मॉडिफाई कर रहा हूं एक तरीके से। अब ये सेम क्वेश्चन नहीं हुआ, सिमिलर जरूर हुआ बट सेम नहीं हुआ। एंड A B आर को प्राइम। तो एक और इंफॉर्मेशन ऐड करते ही क्वेश्चन चेंज हो गया, कंप्लीटली चेंज हो गया। उसको सॉल्व करने की अप्रोच भी सेम नहीं रहेगी। अब तुम देखो, समझो सर, तो उसमें ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड का आंसर सेम रहेगा, बिकॉज को प्राइम है तो फिर परफेक्ट स्क्वायर तो हो नहीं सकता। तुम सोचो क्या बोल रहे हो, ऑर्डर अनऑर्डर का क्या मतलब है उससे? तुम अगर ये कह रहे हो कि आंसर अलग अलग नहीं आएंगे परफेक्ट स्क्वायर के लिए और उसके लिए, वो बात अलग होगी, है ना? वो तो बात अलग होगी, आंसर वो तो बात की बात है कि वो आंसर निकाल लेंगे अनऑर्डर्ड के लिए। पहले ऑर्डर्ड के लिए सोचो। हमेशा सबसे पहले और क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाए, ऑर्डर या अनऑर्डर, तुम पहले ऑर्डर्ड ही सॉल्व करोगे, क्योंकि तुम्हें अनऑर्डर्ड तक ऑर्डर ही पहुंचाएगा। डायरेक्टली अनऑर्डर मत सोचना, हमेशा ऑर्डर्ड ही सोचना पहले। अब मुझे पहले ऑर्डर्ड का आंसर बताओ। और जो लोग नहीं समझते हैं या वो भूल चुके हैं कि क्या होते हैं को प्राइम नंबर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए एंड बी पे डिपेंड करेगा ना? करेगा डिपेंड उस पर, सब फैक्टर्स की पावर पे डिपेंड करेगा उसके अंदर। पावर्स पे करेगा, सही बात है, ये भी सही बात है। तो जो लोग थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हो समझने में लैंग्वेज को, मैं उनको बता दूं कि दो को प्राइम नंबर्स का मतलब होता है, को प्राइम टू ईच अदर का मतलब होता है they do not share any other common factor than 1. 1 is the HCF of these two numbers. So like 1 cross 12 is okay, but 2 cross 6 is not okay, because 2 and 6 का HCF जो है 2 हो जाएगा। 3 cross 4 is fine, और फिर उसका repetition।
तो जो आंसर पहले 6 था अब वो आंसर 4 है। ये मैंने तुम्हें केवल इस एग्जांपल से क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है। अब तुम अपने आप इसका आंसर बताओ सोचकर, और इसका आंसर दिया जा सकता है बड़े आराम से, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आंसर निकाल सकते हो। सोचो कितने ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे जो कोप्राइम होंगे एक दूसरे से, कोप्राइम। सर 1 और 12 के लिए 1 और 12 कोप्राइम नहीं होते भाई, उनका HCF तो 1 ही हो गया ना। ओके दो नेचुरल नंबर्स इनका HCF 1 है, वो कोप्राइम है, तो 1 के साथ तो कोई भी नंबर कोप्राइम ही हुआ। अरे सर आपकी स्क्रीन हम्म तो अब बताओ मुझे आंसर क्या होगा। सर अगर हर एक फैक्टर की पावर ग्रेटर देन 1 है तो वो आंसर 2 रहेगा। हर एक फैक्टर की फैक्टर, पावर, हाँ फैक्टर की सर। पावर मतलब क्या? फैक्टर की सर पावर मतलब उसके अंदर जो अगर जैसे P1 पावर A1 है और P2 पावर A2 है और वो A1 और प्राइम A2 का, नंबर, प्राइम फैक्टर्स की पावर की बात कर रहे हो हाँ तुम? प्राइम फैक्टर सर। जैसे मैंने जो n लिया था, तुम ये बात कर रहे हो P1 पावर A1 की, हाँ P2 पावर A2 की है? हाँ तो क्या कह रहे हो, पावर सर, क्या? अगर A1 A2 A3 ये सब 1 से ज्यादा रहे 1 से ज्यादा रहे, अच्छा तो क्या होगा? तो 2 ही रहेंगे बस। तो 2 ही तरीके होंगे। हाँ सर। अच्छा जैसे तुम ये कह रहे हो कि मतलब जैसे मान लो है हमारे पास 36, ये 36 क्यों इंटू 25, मान लो मेरे पास है 900, 900 मतलब कि 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। क्या बोलना चाहते हो, उसका आंसर क्या होगा? 2। मैं बात, इसका आंसर 2 ही होगा, केवल 2 ही हाँ तरीके सर। हैं। अबे 2 तो यही हो गए, 1 इंटू 900, 900 इंटू 1, इसके अलावा कोई तरीका ही नहीं है। हाँ सर। 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर 5 वो स्क्वायर, 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। सर मैं थोड़ा 36 के एग्जांपल से इवैल्यूएट करने की सर कोशिश कर रहा नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स में से हम 2 चूज कर लेंगे और फिर उनको अरेंज कर देंगे 2 में। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स चूज कर लेंगे, अरेंज कर देंगे, मतलब अब जो भी करना है करो, आंसर बताओ। ट्वेल्व के लिए आंसर 4 है, वो मैंने तुम्हें लिख के दिखा दिया। ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड का आंसर 4 है। नाइन 900 के लिए आंसर क्या होगा, कोई बता सकता है? 900 के लिए आंसर क्या होगा? सर 5। 5 कैसे बात? तो आज कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं, आज कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हो रही है। तुम लोग क्या कर रहे हो, काउंटिंग कर रहे हो क्या, लिख लिख के देख रहे हो? तो उससे फायदा क्या होगा? मान लो हाँ तुम्हारा आंसर सर। सही हो भी जाता तो उसको जनरलाइज कैसे करोगे? लॉजिक सोचो ना उसका। हाउ विल यू मेक श्योर दैट A and B do not share a common factor? How will you make sure? ये गारंटी फिर या तो कैसे पूरा दोगे? एक में जाएगा या पूरा दूसरे में जाएगा, मतलब एक पूरा हाँ, प्राइम फैक्टर। ये पूरा जो ग्रुप है ना, ये कितने, 2 2 है तुम्हारे पास, 2 स्क्वायर। अब तुम क्या नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते कि तुमने 2 पावर 1 यहां दिया और 2 पावर 1 यहां दे दिया। एग्जाम्पल के लिए कुछ और नंबर भी हैं यहाँ पर, तुम ये नहीं कर सकते हो बिकॉज तब 2 कॉमन निकल जाएगा। तो
इस चीज को सेटिस्फाई कराना है अगर कि हमारे जो दो नंबर्स है वो कोप्राइम हो, तो कंडीशन ये है कि जो टू स्क्वायर है, जैसे ये पूरा ग्रुप है जो टू का, वो या तो ए के पास जाएगा या फिर वो कंप्लीटली बी के पास सर जाएगा। इसका आंसर 8 है क्या? यस, इसका आंसर 8 है, और वो इसलिए है बिकॉज टू स्क्वायर हैज टू ऑप्शंस, आइदर ए और बी। देन थ्री स्क्वायर हैज टू ऑप्शंस, आइदर ए और बी। देन फाइव स्क्वायर हैज टू ऑप्शंस, आइदर ए और बी। तो हमने सारे के सारे ग्रुप्स को डिस्ट्रीब्यूट भी कर लिया और ये इंश्योर कर दिया कि कोई भी किसी भी केस में दोनों नंबर्स में कोई कॉमन फैक्टर ना है। फॉर एग्जांपल, मान लो टू स्क्वायर यहाँ पे आया, थ्री स्क्वायर यहाँ पे आया और फाइव स्क्वायर यहाँ चला गया, गारंटी है ना कि ये दोनों का HCF 1 रहेगा, बिकॉज हमने टू को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, हमने थ्री को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, हमने फाइव को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। ऐसा नहीं है कि एक फाइव यहाँ पे एक फाइव वहां पे। सो व्हाट इज योर आंसर? आंसर इज सिंपली 2 into 2 into 2 यानी कि 2 क्यूब। आंसर इज 8। अगर तुम इस लॉजिक को समझ पा रहे हो तो तुम्हें ये भी समझ में आएगा कि नंबर 900 होता या सपोज नंबर 30 विच इज 2 into 3 into 5, सर सेम है। इसका भी आंसर सेम होता, बिकॉज ग्रुप एक 2 का है, एक 3 का है और एक 5 का है। तो 2 के ग्रुप को, 3 के ग्रुप को, 5 के ग्रुप को अगर मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है दो पार्ट्स में, ए और बी में, सबके पास दो दो ऑप्शन है, आंसर इज स्टिल 2। ये आंसर जो है वो सेम ही रहेगा ना, 2 क्यूब। यानी कि अगर क्वेश्चन में 2 पावर 100, 3 पावर 200, 5 पावर 1000 भी लिखा होता तो भी आंसर क्या होता? 2 क्यूब। आंसर विल रिमेन 2 क्यूब। तो अब बताओ, इतना मैंने एक्सप्लेन कर दिया, क्या आप बता सकते हो? नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। यस, number of ordered pairs A comma B will be equal to 2 to the power, and it doesn't matter कि powers क्या है प्राइम फैक्टर्स की, तुम्हें केवल चाहिए नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। So number of ordered pairs A comma B will be this. And what about number of unordered pairs? सर बाय 2। करेक्ट। इस बार बाई 2 करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? बिकॉज वो स्क्वायर पे जैसे 9 के लिए 3 and 3 हो गया, वो को प्राइम नहीं है। क्योंकि दोनों इक्वल हुए तो को प्राइम नहीं जाएंगे, तो दोनों इक्वल हो ही नहीं सकते। सही बात। सो 2 to the power, again the same thing, number of prime factors -1, वही अपॉन 2 किया तो -1 हो गया। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। बिल्कुल ही डिफरेंट था। पिछली बार जो चीज नंबर ऑफ फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही थी, इस बार वो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही थी। तो दोनों देखो, जो पहला क्वेश्चन ने किया था, इसके पहले जो किया था और ये जो किया, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। हालांकि ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, बस एक एक्स्ट्रा पॉइंट लगाने से पूरी अप्रोच ही चेंज हो गया। क्या पूरा अप्रोच क्वेश्चन ही चेंज हो गया। तो लॉजिक जो लगाया गया समझ में आया सबको कि हर ग्रुप के, हर पूरे ग्रुप को तुम्हें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। अगर तुमने उसको पार्ट बाय पार्ट किया, 2 पावर 100 लिखा हुआ है, 2 पावर 10 कहीं और दिया, 2 पावर 90 कहीं और दिया, तो अब जो दो नंबर्स होंगे वो को प्राइम हो ही नहीं सकते, क्योंकि 2 की कुछ ना कुछ पावर दोनों में, तो 2 तो कॉमन निकल ही आएगा ना। बस सिंपल लॉजिक है ना। नोट कर लो, आंसर नोट करो उसका।
2 to the power number of prime factors, 2 to the power number of prime factors minus 1 whole upon 2. सर अगर हम लोग इसमें 3 प्राइम फैक्टर वाले में नहीं जाते तो फिर नहीं हो पाता आंसर, ऑब्जर्व नहीं कर पाते। 3 क्या? जैसे अभी 2 3 5 है, हाँ, अगर से 2 और 3 के रेल तीन में रहते तो नहीं हो पाता, ऑब्जर्व नहीं कर पाते। सही बात है, दिखता नहीं पहले वो। छोटे नंबर्स में ऑब्जर्वेशन से आंसर मुश्किल हो जाता। सही बात है। आगे बढ़े, हो गया वाला काम। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट पे है। अब नेक्स्ट खुद ट्राई करो, एकदम डिफरेंट है, एकदम नहीं मतलब थोड़ा सा चेंज होगा, और तो बताइए कि अप्रोच पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। तो एक बार फिर क्वेश्चन तुम्हारे सामने, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड pairs A, B if A, B belongs to natural numbers and LCM of AB is this natural number. हाँ, पढ़ लो पहले, क्वेश्चन समझ लो, और जिन लोगों को क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो उनको तुरंत, देखो मैं बहुत आसान तरीका है उसको एक्सप्लेन करने का। एक छोटा सा नंबर पकड़ लो और सोचो कि इसका आंसर क्या होगा, है ना। जैसे मान लो 12 ले लिया मैंने। अब 12 के लिए वो दो लिस्ट करें क्या, सारे के सारे जो पॉसिबल है। देखो लिस्ट कर पाते हो क्या? हमें चाहिए ऑर्डर्ड या फिर अनऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड निकालते हैं पहले। फॉर n इक्वल टू 12, दो नंबर्स इनका एलसीएम 12। चलो कौन बता रहा है, कौन बताएगा आज? कौन बताएगा? और बताओ ना एक ऑर्डर पे जिनका एलसीएम 12 हो। सर 1 and 12. 1 and 12। ओके, सर इसका और आंसर सेम एज सर लास्ट क्वेश्चन होगा। सेम एज व्हाट? लास्ट क्वेश्चन नहीं, बिल्कुल नहीं। 1 12 और बोलो पार्थ, नहीं तुम कितने बोल पाते हो, बोलो पार्थ। 12,1 रिपीट हम बाद में कर लेंगे, मतलब सारे अलग बोल दो फिर। 3,4 3,4 ठीक है। और अरे 6,2 4 and 6. 6,2 6,2 का एलसीएम 12 होएगा। नहीं सॉरी 4,6 सॉरी 4 and 6. इसे तो पता है, बचपन में पढ़ाई करनी चाहिए थी ना। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तक। अब बताइए आप। अगला 4,6 4,12 4,6 4,12। What about 2,12? What about 6,12? What about any factor, 12? सबसे पहले लिस्ट कर लो ना यार, दिमाग लगाया करो थोड़ा सा। 12 के साथ अगर मैंने 12 का कोई भी फैक्टर रखा तो उसका एलसीएम तो 12 ही रहेगा। सोचने वाली बात है कोई इसमें? सर ऐसा बोल सकते हैं क्या
The number of ordered pairs is 2 power number of prime factors, and it is also equal to HCF of A and B. LCM into HCF is equal to प्रोडक्ट होता है, पर HCF तो काउंट करना पड़ेगा ना। रुको अभी आते हैं उस पर। और इसके अलावा कोई और है? इनको रिवर्स करके हम बाद में लिखेंगे, लेकिन इसके अलावा कुछ और है क्या? और कोई है, किसी को दिख रहा है? So 3,12. 3,12। अब ठीक है। और इसके अलावा इनको रिवर्स कर दो। कितने हैं टोटल? ऑर्डर्ड कितने हैं इस एग्जांपल में? ऑर्डर्ड कितने हैं? ये 12,12 जो है वो रिवर्स नहीं हो पाएगा, वो एक ही बार काउंट होगा, बाकी सारे 2 बार होंगे। कितना आ जाएगा बताओ? 15। और अनऑर्डर्ड? अनऑर्डर्ड कितने होंगे? 8। अब ये मैंने तुम्हें दे दिया एग्जांपल, ठीक है? एक एग्जांपल देने के बाद आर्यन पूजा हो रही है। अगर ऑर्डर्ड पेयर्स के लिए अगर नंबर 2 की पावर a 3 की पावर b के फॉर्म में, मतलब ऐसा सो ऑन, तो मतलब n की बात कर रही हूँ, हाँ, तो 2 प्लस मतलब जैसे अगर मैंने a को 2 की पावर 2 दे दिया मैक्सिमम, तो b के पास 2 की पावर 0, 1 या 2 तीनों हो सकते हैं। और इसको इंटू 2 करके ऑर्डर्ड पेयर्स के लिए मतलब 3 इंटू 2 6, लेकिन वो एक सिमिलर वाला 4 वाला रिपीट होगा तो -1, मतलब 3 इंटू 2 -1 इंटू 2 इंटू 2 -1। परफेक्ट, बिल्कुल सही बोल रही है। तो जो उसने बताया भी लॉजिक, उसने नाम से निकाल दिया। जो लोग नहीं समझ पाए उनको समझाया जाएगा, लेकिन वो समझने के लिए सबको पता होना चाहिए कि एलसीएम निकालते कैसे हैं। जिन लोगों को ये भी नहीं पता कि एलसीएम निकालते कैसे हैं, उनको फिर इसका सोल्यूशन समझ में नहीं आएगा भी। तो एक बार हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, एलसीएम निकालने वाली है। एलसीएम निकालने की हम प्रैक्टिस करेंगे। आर्यन चलो एलसीएम निकालते हैं। आर्यन कहाँ गया? आर्यन आर्यन अब पेन वाला कहाँ? आर्यन भाई यस सर है ना? दोनों पेन से हो गया? नाइस, मैं ही हूँ सर। अच्छा एक ही है ना। आर्यन का एलसीएम क्या होगा बताओ? इन दो नंबर्स का एलसीएम बताओ। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आओ देखे तुमने क्या पढ़ा है। इतना टाइम लग गया भाई? आर्यन सर A इक्वल टू B के लिए मेरा आंसर आ गया। ये क्या होता है? सर अगर A इक्वल टू B है तो मेरे को आ गया आंसर। A इक्वल टू बी? A इक्वल टू बी का तो एक ही आंसर होगा ना यार, n कॉमा n। A इक्वल टू बी क्या होता है? सर फिर उसमें 2 पावर नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इज इक्वल टू A हो जाएगा। कुछ बैक की बातें कर रहा है। कौन सा A इक्वल टू बी बात कर रहा है? A क्या है यहाँ पर? पावर बात कर रहा है क्या? नहीं सर, वो ऑर्डर्ड पेयर वाला A नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो A इक्वल टू बी हो गया एलसीएम ऑफ A कॉमा A। A ही तो रहेगा, तो A इक्वल टू n हो गया, तो एक ही तो आंसर आएगा n कॉमा n। A इक्वल टू बी का मतलब ही नहीं कुछ। आर्यन तो आर्यन एलसीएम निकाल रहा है। आर्यन एलसीएम क्या होगा इनका?
आर्यन बेटा, आर्यन कहाँ हो तुम? इनकी मैक्स पावर हाँ तो बताओ, जल्दी बताओ, बोल क्यों शर्मा क्यों रहे हो इतना? हाँ क्या आंसर होगा बताओ? 8 into 27 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 3, यही करो ना? और कैसे है yes. ये बताओ जल्दी से, सबको बताओ। 3 क्यों लिखा हमने? 3 क्यों लिखा यहाँ पर? क्यों लिखा? क्योंकि सर वो 3 स्क्वायर और 2 स्क्वायर उसमें इंक्लूड हो जाएंगे, मतलब कैलकुलेट किया। क्योंकि यहाँ पर कंपेयर किया हमने पावर्स को, और जो बड़ी पावर है वो यहाँ पे लिखी जाती है, हाँ सर। बिकॉज वी नीड अ मल्टीपल जिसको दोनों डिवाइड करें। ऐसे यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो हमने क्या किया? हमने 3 क्यों लिखा? बिकॉज वो ग्रेटर नंबर है। यही तरीका है एलसीएम निकालने का। तो अब इस क्वेश्चन पे ध्यान दो कि हमारे पास दो नंबर्स हैं जिनका एलसीएम जो है वो n है। तो सबसे पहली चीज क्या होगी कि जो a और b होंगे, a and b both must be factors of n, है कि नहीं? अरे भाई अगर a और b का एलसीएम n है तो a और b n के फैक्टर्स होने चाहिए ना। सो लेट a इक्वल्स टू, अगर मुझे n का एक फैक्टर अज्यूम करना है, चलो थोड़ी देर के लिए हम ऐसा करते हैं कि n को पहले अज्यूम करते हैं। पहले हम तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए मैं n को लेता हूँ। मान लो n की वैल्यू है, क्या लीजिए, मान लो n की वैल्यू है 300। 300 का मतलब हुआ 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर। तो अगर तुम्हें a अज्यूम करना है विच इज अ फैक्टर ऑफ n, तो तुम क्या अज्यूम करोगे? इस नंबर का जो एक फैक्टर होगा वो तुम क्या अज्यूम करोगे? 2 पावर a1, 3 पावर b1, 5 पावर c1, है कि नहीं? जो भी नंबर 300 का एक फैक्टर होगा वो 2, 3, 5 से तो बना होगा, 2 की पावर, 3 की पावर और 5 की पावर। b को हम क्या अज्यूम करें? b को ऐसे मैंने अज्यूम कर लिया 2 पावर a2, 3 पावर b2 एंड 5 पावर c2। अब क्वेश्चन में इन दोनों का एलसीएम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है एलसीएम? एलसीएम दिया हुआ है 2 स्क्वायर, 3 पावर 1, 5 स्क्वायर। बट एलसीएम होता क्या है? हमने अभी सीखा है एलसीएम निकालते कैसे हैं। दो नंबर्स का एलसीएम क्या होता है? क्या है कि यहाँ पे 2 की पावर, क्या है कि यहाँ पे 3 की पावर, क्या है कि यहाँ पे 5 की पावर, जब तुम एलसीएम निकालोगे बताओ। जो मैक्सिमम पावर होगी A1 और जो A2 A1 B1 और और B2 A2 में ग्रेटर होगा। 2 to the power maximum out of A1 and A2, 3 to the power maximum out of B1 and B2, 5 to the power maximum out of C1 and C2। मैं कोई नई चीज नहीं कर रहा हूं, मैं वही बेसिक यूज कर रहा हूं जो एलसीएम निकालने का तरीका है। एलसीएम निकालने का तरीका यही है कि नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, आई मीन वन ऑफ द मेथड्स, और उसके बाद कंपेयर करो और जो बड़ी पावर उसको लिख दो। तो यहां से क्या क्लियर हो गया हमको? यहां से ये क्लियर हो गया कि जो A1 और A2 हमने चूज किए थे उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 2 है। हमने जो मैक्सिमम वैल्यू चूज की है B1 और B2 में, B1 या B2 में जो ग्रेटर वैल्यू है वो 1 है, और सिमिलरली C1 C2 में जो मैक्सिमम वैल्यू है कंपैरेटिवली वो 2 है। तो ये बताओ कि A1 A2 की अब पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं। अब तुम्हें पता है कि एक नंबर इसमें से 2 है और दूसरा या तो 2 ही है या फिर छोटा है। सो हाउ मेनी ordered pairs are possible? How many values of A1 A2 are possible? I can list them, right? बहुत छोटा नंबर होगा, like 0 2, it can be 1 2,
It can be 2 2, 2 1 या फिर 2 0. क्या इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है? If one of the numbers is 2, one of the numbers has to be 2, उसको 2 होना ही पड़ेगा, and the other one should be smaller than 2, or it can be equal also, equal भी हो सकता है. So how many possibilities are there ordered? कितनी possibilities होंगी? 5 होंगी ना भाई. देख लो इसके अलावा कुछ होगा? B1 B2 के लिए बताओ, B1 B2 के लिए कितनी होंगी तरुण? B1 B2 के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी तरुण? 0 1 1 0 0 1 1 0 बस. सर 1 1 1 1. हाँ 1 1 क्या भूल जा रहा भाई? मैक्सिमम ऑफ B1 B2 इज 1. तो 1 1 भी तो हो सकता है, दोनों में मैक्सिमम ही तो रहेगा. ये 3 हो गए. व्हाट अबाउट C1 C2? तो C1 C2 में भी 2 ही आ रहा, तो ये सब भाई 5 हो गए. आंसर 5 into 3 into 5, 75 ordered pairs. अनऑर्डर्ड कितने होंगे? अनऑर्डर्ड पेयर्स कितने होंगे? 48. 38. 75 plus 1. 75 plus 1 by 2. Explanation? क्यों plus 1? Plus 1 क्यों? सर जब वो सबकी मैक्सिमम पावर वाला केस होगा, ऐसा केवल एक दोनों फैक्टर्स बराबर होंगे, इक्वल टू n. ऐसा केवल एक केस आएगा जो रिपीट नहीं होगा, और वो कब होगा? हमेशा कब होता है? जब वो a इक्वल टू b होगा. n कॉमा n दोनों n हो जाएंगे, वही एक केस रिपीट नहीं होगा, बाकी सारे केस रिपीट होंगे. तो 75 प्लस 1 बाई 2 यानी कि 38. अब अगर तुम इसको वेरीफाई करना चाहते हो कि तुम्हारा मेथड सही है कि नहीं, और उसके साथ साथ तुमने अब तक, मेरे ख्याल से तुमने अब तक ऑब्जर्व कर लिया होगा कि 2 के लिए आंसर 5 आ रहा है, 1 के करस्पॉन्डिंग आंसर 3 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं रिलेशन 2n प्लस 1 टाइप का है कि नहीं? 2n प्लस 1 टाइप का है. देखो 2 के लिए 5 हो गया, 1 के लिए 3 हो गया, तो बैक टू 12 वेरीफाई करने के लिए हमारा आंसर 15 आ रहा था. तो क्या 15 को हम वेरीफाई कर सकते हैं? और देखते हैं 2 के लिए क्या होता है 5, 1 के लिए क्या होता है 3. यस, आंसर इज 15. और 15 ऑर्डर्ड आया है, तो अनऑर्डर्ड कितने आएंगे? 15 प्लस 1 बाई 2 यानी कि 8. ऑर्डर्ड पेयर्स 15, अनऑर्डर्ड पेयर्स 8. तो इसको एक बार फिर रिपीट करो पूरे सॉल्यूशन को और एक्सप्लेन करो. पार्थ, क्या किया हमने, बताओ. सर सबसे पहले हमने जैसे फैक्टर्स को सेपरेट किया और उसके पावर्स को सेपरेट किया. उसके बाद हमने सबसे पहले हमने 2 फैक्टर्स अज्यूम किए. हाँ, सेपरेट कुछ नहीं किया. हमने 2 फैक्टर्स को अज्यूम किया उनके प्राइम फैक्टर्स की पावर्स में. और उसके बाद फिर हमने एलसीएम लिया उनका, जिसमें हर एक की पावर प्राइम फैक्टर की मैक्स पावर होती है, और वो मैक्स पावर जो है उनका मल्टीप्लिकेशन n के बराबर होना चाहिए. और वो मैक्स हाँ ठीक है. तो जो मैक्सिमम पावर्स थी उनको हमने यहाँ पर n की पावर से कंपेयर किया. n में जो 2 3 5 की पावर्स थी उसे कंपेयर किया, और उससे तुमको ये 3 इंपॉर्टेंट इक्वेशंस मिली.
अब इसको जो समझ पा रहा होगा, वन ऑफ दोज क्वेश्चंस, ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, आया हुआ, ठीक है। और ये वन ऑफ दोज क्वेश्चंस हैं जहां पर दिमाग बहुत ज्यादा लगाना पड़ा था लोगों को, बहुत लोग छोड़ के आए थे, ऑब्वियसली सबके बस का नहीं था ये क्वेश्चन करना। तो क्लास में जब ये डिस्कस हो जाए, अब तो तुम कर ही लोगे मेरे ख्याल से, एग्जाम में कर लोगे, या फिर जब तुम आर्काइव पे जाओगे तुमसे क्वेश्चन हो जाएगा। बट सोचो कि बिल्कुल फ्रेशली किसी के सामने क्वेश्चन आए, पहली बार उसने कभी सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व ना किया हो, तो उसे हेल्प क्या करेगा? उसे हेल्प ये करेगा, क्या? एलसीएम निकालने का तरीका। अगर तुम्हें एलसीएम निकालने का तरीका पता है तो तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कोई दूसरी अप्रोच नहीं है। तुम देखो ना, सब कुछ उसी बेस्ड है। अल्टीमेटली मैक्सिमम ऑफ A1 A2, मैक्सिमम ऑफ B1 B2, मैक्सिमम ऑफ C1 C2 हमको मिल गया, और फिर काउंटिंग बहुत इजी थी। ऑर्डर्ड एक बार आंसर आ गया तो अनऑर्डर्ड निकलना ही था। तुम लोग चाहो तो अपना एक फॉर्मूला यहाँ बना सकते हो। क्या बनेगा भी फॉर्मूला? अगर n हमारा P1 पावर A1, P2 पावर A2, P3 पावर A3 एंड सो ऑन है, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा? क्या बनेगा? 2A1 plus 1 into 2A2 plus 2 plus 1. 2A1 plus 1, 2A2 plus 1 and so on. और number of unordered pairs, क्या बनेगा फॉर्मूला? 2A1 plus 1, 2A2 plus 1 and so on plus 1 whole by 2। अभी बना के तुम्हें लिखवा दिया, तुम लोग खुश भी जरूर हो जाओगे, बहुत लोग खुश रहेगा ना वो, तो वो +1 हमेशा ही रहेगा ना, मतलब से वो +1/2। हाँ हमेशा रहेगा, बिकॉज देखो ना, और इंटू और इंटू और इंटू और है, तो डायरेक्टली 2/2 तो हो ही नहीं सकता, +1 तो करना ही पड़ेगा इवन रहने के लिए ना। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। अभी भी किसी भी स्टेप में कुछ लोगों को है शांति जो है इस वक्त, उससे समझ में आ रहा है कि जो है कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे हैं इस वक्त समझने में। तो जहां भी जिस स्टेप में डाउट हो उसको समझो। है सर ऐसे तो बहुत कुछ नहीं होता, हम कितने फॉर्मूला डिवाइस कर पाएंगे? नहीं, वो फॉर्मूला थोड़ी ना, मैं फॉर्मूला थोड़ी ना लिखवा रहा हूँ, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कुछ लोग खुश हो जाते हैं वो इसलिए कि ये क्वेश्चन करवाया, फॉर्मूला बनाया और जेईई आर्काइव में गए और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया 10 सेकंड में। तो अरे जेईई एडवांस क्वेश्चन 10 सेकंड में हो गया। उन्होंने रियलाइज नहीं किया कि ना ही ये क्वेश्चन रिपीट होने वाला है, ना ही उससे उन्हें कोई फायदा मिलने वाला है। उन्हें फायदा तब मिलेगा जब उनकी थिंकिंग यहाँ पहुंचेगी, जब हम सोचना यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये थोड़ा बेवकूफ नहीं। अब सर ऐसे फर्स्ट ग्लैंस पे क्या करना चाहिए, क्वेश्चन को कैसे ट्रीट करना चाहिए? बेसिक पे जाना चाहिए। हाउ डू यू फाइंड एलसीएम, दैट विल हेल्प यू, डेफिनेटली हेल्प यू। बाकी कोई तरीका, या फिर यस दीज टाइप ऑफ मेथड्स इन पीएनसी, टेक अ स्मॉलर नंबर एंड ट्राई टू ऑब्जर्व योर आंसर। कई लोग इस तरीके से आंसर निकाल लेते हैं, करेक्ट आंसर, क्योंकि ऑप्शन तो होते ही हैं। तो यहाँ पे 12 के लिए आंसर तुम 15 निकाल लिया, एंड इतने हैं हमारा IQ ऐसा है कि हम 2 और 1 से 15 को रिलेट कर पाए। एक दो एग्जाम्पल और लगेंगे। तो कुछ लोगों का पीएनसी के क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि वो छोटे 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 नंबर्स लगे केसेस बनाकर या जैसे भी काउंटिंग करके और ऑब्जर्व करके अपना आंसर लिख देते हैं, और कई बार उनका आंसर सही भी होता है। बट फिर मेथड से सॉल्व करना है में एलिगेंस है यार। ये तो आंसर निकालने के तो बहुत तरीके होते हैं, फिर आंसर तो निकल ही जाएगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए बेसिक पे चीज पे जाना चाहिए कि उस क्वेश्चन में सबसे बेसिक जो इंफॉर्मेशन दी है उसका यूज कैसे किया जाएगा। बस वो तुम सोचोगे तो क्वेश्चन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व होगा। ठीक है, अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। अगर मुझे ऐसा हाईएस्ट तो पावर का करना होता, जैसे HCS से मैंने कोशिश किया। तुमने क्या कोशिश किया?
सर मैंने वो एलसीएम दिया था, मैंने उसमें दोनों साइड एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो a इंटू बी बाई एन आ गया एक साइड पे और दूसरे साइड पे एचसीएफ आ गया। और अब a इंटू बी बाई एन का फॉर्मूला तो अरे है हमारे भाई, पास। क्या क्या उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट कांस्टेंट है? क्या a और b का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा? नहीं ना। एवरी टाइम यू विल गेट अ न्यू ab। तो हाँ एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट का फायदा क्या है जब प्रोडक्ट कांस्टेंट ही नहीं है? तो एचसीएफ निकाल के तुम करोगे क्या? कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ो। नोट कर लो भाई, इसको नोट करो। और ये फॉर्मूला जरूर तुम्हारे लिए बना दिया गया है, बट इससे जरा इन्फ्लुएंस मत हो। यूट्यूब वीडियोस के लिए, अनअकैडमी के लिए सब अच्छी चीजें हैं। अभी देखिए आपके एडवांस क्वेश्चन 10 सेकंड में सॉल्व, लेकिन ये केवल बेवकूफ बनाने का तरीका है। तो बेवकूफ मत बनो, सोल्यूशन को ठीक से पढ़ना, समझना कि तुम यहाँ तो पूछोगे नहीं। तुम्हें शर्म आ रही होगी, मैं कैसे पूछूं, मेरी इज्जत धुल जाएगी। सर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे। तो अपने आप समझने की कोशिश करना। तुम इतना कर लिया तो भी अच्छी बात है। 1 आउट ऑफ 3-4 प्रॉब्लम्स, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है ऐसे जो जेई में आए हैं, बट आए हैं, डेफिनेटली आए हैं, सर, जहाँ पे अगर दिमाग आपको खोलना याद पड़ेगा। होगा तो हमने एक बहुत पहले टेस्ट दिया था, उसका सबसे आखिरी वाला क्वेश्चन बहुत टफ था। कौन सा? सर एक मुझे मुझे याद नहीं सर उसका, आई थिंक आंसर आप बता रहे थे पीएनसी से भी आ जाएगा। वो कोई भाई को एआईएमई का क्वेश्चन था। टेस्ट तो याद आ गया मुझे, क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है। हाँ सर, ठीक उसका है, एकदम देखेंगे। सबसे आखिरी वाला क्वेश्चन, मेरे को उसका आंसर भी याद है। n to the power n के फैक्टर्स निकालने थे। यस सर, हम हमारा लोग फैक्टर्स। जब सेकंड या थर्ड टेस्ट हाँ वाला सर, था शुरुआत 10 वाला। के यस सर, वो 10 के क्वेश्चन पावर था। का। तो 10 पावर के फैक्टर्स तो तुम निकाल ही लोगे, फॉर्मूला तो बस सही, वो तो काम कर लोगे ना, हाँ उसमें दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसको नोट करो, आगे चलते हैं, जल्दी से नोट कर लो उसको, आगे बढ़ते हैं ना। सेट थ्योरी के क्वेश्चंस हमने कर लिए थे, ये फैक्टर्स पे बेस्ड क्वेश्चन हमने कर लिए। हाँ सही है, अब आगे बढ़ते हैं। हो गया भाई, आगे बढ़े। यस सर। चलो, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। क्योंकि आज तुम लोगों ने काफी क्वेश्चन पूछे भी, तो मैं इसको पहले ही करवा दे रहा हूँ। एग्जैक्टली कोई ज्योमेट्री यूज नहीं होने वाली है, अभी मैं दिखाऊंगा। तो ज्योमेट्री रिलेटेड प्रॉब्लम्स इन पीएनसी, प्रॉब्लम्स काउंटिंग बेस्ड ही होंगी, अब मैं दिखाता हूँ। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ज्योमेट्री रिलेटेड प्रॉब्लम्स इन पीएनसी। इसमें कोई थियरी नहीं है, मैं तुम्हें केवल प्रॉब्लम्स के टाइप दिखाऊंगा, सोचने का तरीका, और वो तो अपने आप बताओगे मुझे कोई मुझे लगता है तुम्हें दिक्कत होगी। हम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। जैसे मान लो अभी एक क्वेश्चन पार्थ ने पूछा था, मैं बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन में दे रहा हूँ, ठीक है। सपोज we have there are 10 points in a plane, out of which 4 are collinear. 4 are collinear and no 3 of remaining 6। तो मैं ऐसी इंफॉर्मेशन मत करो, ऐसा क्वेश्चन में ऐसी इंफॉर्मेशन दी होनी चाहिए, वरना क्वेश्चन क्लियर नहीं रहेगा ना, लैंग्वेज क्लियर नहीं होगा। अब यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है 10 पॉइंट है प्लेन में, 4 कोलिनियर है, और जो बचे हुए 6 पॉइंट्स उसमें कोई भी 3 कोलिनियर नहीं, कोई भी 3 कोलिनियर नहीं है, ठीक है। नो 6 आर कोलिनियर। पहला पार्ट है
हाउ मेनी different line segments, in fact lines, how many different lines can be drawn by joining these points. ऑलराइट, तो क्वेश्चन पहले पढ़ लो, समझ लो भाई, क्वेश्चन को पढ़ लो और क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करता हूं। मैं यहाँ पर देखो एक इस तरह का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। उसका रीजन क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। आई हैव टू टेक 4 पॉइंट्स विच आर कोलिनियर। तो मैंने एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जिसमें मान लो एक लाइन पे मैंने 4 पॉइंट दिखा दिए और जो बचे हुए 6 पॉइंट्स हैं उन 6 पॉइंट्स को मैं दिखा रहा हूँ सर्कल पे, केवल तुम्हें दिखाने के लिए। और सर्कल पे मैं क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर सर्कल पे 6 पॉइंट्स हुए तो कोई भी 3 कोलिनियर तो नहीं हो सकते हैं, जैसा क्वेश्चन दिया होगा। अब क्वेश्चन ये है कि कितने लाइंस अलग अलग हम ड्रॉ कर सकते हैं। 10c2 minus 4c2 plus 1. करेक्ट। हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन। लाइन बनती कैसे? लाइन बनती है जब तुम कोई 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो। फॉर्म अ लाइन वी नीड 2 पॉइंट्स। तो यही पीएनसी है ज्योमेट्री में। 2 पॉइंट ज्वाइन करने पे लाइन बनती है। 3 पॉइंट्स जो नॉन कोलिनियर है को ज्वाइन करने में ट्राइंगल बनता है। 4 से क्वाड्रिलेटरल बनता है। सर्कल्स वाला भी तुमने क्वेश्चन देखा था। इस टाइप की काउंटिंग ज्योमेट्री रिलेटेड प्रॉब्लम्स में होती है। तो पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का आंसर कौन देगा? लेकिन क्वेश्चन में नहीं दिया ना कि हम 3 पॉइंट ज्वाइन करके लाइन नहीं बना सकते। क्या मतलब इस बात का? सर जैसे वो नीचे 4 है उसमें से हम 3 को ज्वाइन करके बहुत सारी लाइन बना सकते। हाउ मेनी डिफरेंट लाइंस, क्या वो लाइन डिफरेंट होंगी? 10c2 minus 4. क्या वो लाइंस डिफरेंट होंगी जो तुम कह रहे हो? 3 को ज्वाइन करो, लाइन सेगमेंट डिफरेंट होंगे, लाइन तो सेम ही हो जाएगी ना। सर वही 10c2 minus 4. 10c2 तो समझ में आया, 4 क्या चीज है भाई? सर वो जैसे अभी इसी केस में ले लेंगे तो नीचे जो कोलिनियर पॉइंट्स है उनसे 4 लाइंस बन जाएंगी। अच्छा, तो इन 4 पॉइंट से 4 लाइन बनेंगे। वाह। हाँ, अगर ईच को हम लोग वापस लें तो वापस लेंगे तो 4 ही बनेंगे। श्योर। शायद। 10c2 क्यों किया? सर 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं एक लाइन बनाने के लिए और 10 ऑप्शन है तो 10 में से 4 4c2 क्यों नहीं किया? ओ ओके, हाँ समझ गया। चलो बताओ, इसका आंसर दूसरे मेथड से बताएगी चैतल। चलो बताओ क्या आंसर होगा इसका। सर 10c2 minus 4c2 plus 1. मुझे दूसरा मेथड चाहिए। सर दूसरा। सोचो। हिंट ये है कि सर, 2 दूसरा पॉइंट्स, method आ गया। हाँ 2 पॉइंट्स जो हैं उनसे एक लाइन पास होती है। ये हिंट है तुम्हारे लिए। अब बताओ कैसे करोगे तुम इस क्वेश्चन को? सर 10c2 मतलब सारे लाइंस हमने कंसिडर कर लिए। फिर जो नीचे वाले 4 पॉइंट्स है उनमें से 4c2 मतलब लाइंस पास होते अगर वो कोलिनियर नहीं हो होते। जाते हैं, यस। तो तुमने माइनस कर दिया और फिर +1 कर दिया। मैं समझ गया, बात सही तुम्हारी। बट मैं चाहता हूँ कि तुम किसी दूसरे मेथड से इसी क्वेश्चन को सॉल्व करो। सेकंड मेथड। बताओ कौन बता था? पार्थ। हाँ सर। क्या मेथड? सर सबसे पहले तो जो वो रेस्ट 6 है उनमें से 2 चूज करेंगे। इन 6 में से अगर हम कोई 2 पॉइंट चूज करेंगे तो कोई बुरा नहीं मानेगा, बिकॉज 6 में से कोई भी 3 कोलिनियर है नहीं, तो कोई भी हर बार 3 एक कोलिनियर नई नहीं। लाइन हमको मिलेगी। सही बात। हाँ सर।
फिर हम अगर एक उन 4 में से चूज कर लें और एक बाकी में से चूज कर लें, अगर हम 6 में से एक चूज कर लें और 4 में से एक चूज कर लें तो भी हमेशा हमें एक नई लाइन मिलेगी। 2 पॉइंट्स तो हो गए ना। और और फिर एक आखिर में एक ऐड कर देंगे, वो नीचे वाली जो 4 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही हो। हम क्या नहीं करेंगे, हम 4C2 नहीं करेंगे। हम 4C2 क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज अगर हम इन 4 में से कोई भी 2 पॉइंट चूज करेंगे तो लाइन तो सेम ही आएगी ना, लाइन तो वो एक ही है ना। तो देखो इससे आंसर क्या आएगा? इससे आंसर आएगा 15 + 24 + 1 which is 40। या फिर तुम्हारा दूसरा मेथड विच इज बेटर, एक्चुअली बेटर है वो, बट ये भी तो इजी था समझने के लिए, आसान था ना। 10C2 टोटल नंबर ऑफ लाइंस होती, लेकिन नहीं है। क्यों? 4C2 की वजह से। तो -4C2, बट 4C2 में सबको गायब नहीं करना है। इन ऐसा नहीं कि ये चारों एक भी लाइन नहीं बना रहे, एक लाइन बना रहे हैं, तो फाइनली एक और 1 यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो 10C2 क्या है भाई? 10C2 क्या होता है? 45 - 6 + 1 आंसर है। तो मेथड कुछ भी हो, हमने क्या यूज किया यहाँ पर? बेसिक क्या यूज किया कि एक लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए। एक लाइन ड्रॉ करने के लिए वी नीड 2 पॉइंट्स। ठीक है, नोट करो, नोट करो और दूसरे का आंसर दो। हाउ मेनी डिफरेंट triangles can be formed? सेम क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है और इस बार आंसर सभी का आना चाहिए, सही आंसर। तो अब आर्यन बताएगा। अब बताएगा दूसरा आर्यन आंसर देगा। AS सर 2 मिनट। ओके, टेक योर टाइम, आराम से। How many different triangles can be formed? You know, to form a triangle, we need 3 points which are non-collinear. सर आ गया तो चैट पे लिख दो। चैट तो दिखाई नहीं देगी। तुम बता, बोलो क्या आंसर। ओके, तुम्हारा आंसर क्या है? तुम बताओ। सर 4C1 × 6C2। 4C1 × 6C2, ठीक है, प्लस बस इतना ही है। 4C1 × 6C2 बस। हाँ सर। 116। और दुनिया में कोई तरीका नहीं है। बिल्कुल सही है। तू यहाँ से 1 पॉइंट लेगा, वहां से 2 पॉइंट लेगा, तभी ट्रायंगल बन सकता है। और ट्रायंगल नहीं बन सकता। पॉइंट भी ले सकता है। हाँ सर, वहां से 4C2 × 6C1। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, सारे। और कोई तरीका नहीं है? और कोई तरीका नहीं है? 63 नहीं कर सकते? कर सकते हैं भैया, यही तो मैं कह रहा हूँ। ये यहाँ तुम्हें मैथ्स नहीं ले जा पाएगी, तुम्हारा एप्टीट्यूड लेके जा पाएगा कि 3 पॉइंट जो सेलेक्ट कर रहे हैं वो कहाँ कहाँ से कर सकते हैं। 6 में से तीनों कर सकते हैं, क्योंकि 2 ही 3 को लेने, 2 1 कर सकते हैं, 1 2 कर सकते हैं, 3 नहीं कर सकते। तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा यार। 60 + 36 + 20 116। दूसरा तरीका ऐसे भी कर सकते हैं ना सर। 10C3 - 4C3। 10C3 - 4C3 सर। 124 - 4 आंसर इज 116। पर मैं चाह रहा था कि ये आंसर आए यार। ये आंसर जो है ना सही जाना चाहिए। मतलब क्या है इसमें बड़ी बात है यार? ये सोचना कि ट्रायंगल बनेगा कैसे, क्या बड़ी बात है? बन गया ट्रायंगल।
3 पॉइंट्स कोई ज्वाइन होंगे तो ट्रायंगल बनेगा। बस ये ध्यान रखना है कि वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होने चाहिए। अगर हो गए तो उन केसेस को सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, या फिर हमने सारे पॉसिबल केसेस को ऐड कर दिया। चलो नोट कर लो, नोट कर लो। सर डिफरेंट ट्रायंगल मतलब सेम डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए और सेम एरिया नहीं होना चाहिए। डिफरेंट ट्रायंगल्स का मतलब सिलेक्शन ऑफ 3 पॉइंट्स, सिलेक्शन ऑफ 3 डिफरेंट पॉइंट्स। सो दिस सर अगर ट्रायंगल इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा और कॉम्प्लीट डिफरेंट करने की फ्रॉम दिस ट्रायंगल, अगर तुम यही ट्रायंगल दोबारा चूज कर लोगे तो वो अलाउड नहीं है। 3 4 9 कैन नॉट बी सिलेक्टेड अगेन। 3 4 सर्कल्स और 8 ट्रायंगल्स का सेम आंसर है। 3 4 8 कैन बी सिलेक्टेड, यस। जितने ट्रायंगल बनेंगे उतने ही उसके सरकम सर्कल बनेंगे, राइट। जो ट्रायंगल बना रहे हो वही तो सर्कम सर्कल है। लेकिन वो सेम आंसर तब आएगा जब ये एक और इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हो, क्या? नॉट मोर देन 3 पॉइंट्स आर कंसाइक्लिक। सर्कल वाला आंसर तभी तो आएगा, वो देना पड़ेगा ना। हाँ, क्या बोले थे? सर अगर मैं इसी क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करूं और मैं सब पॉइंट्स को डिफरेंट आइडेंटिटी दे दूं, डिस्टिंक्ट कर दूं एक दूसरे से, एंड देन उसको बोलो अरेंज करना है, तो सारे पॉइंट डिस्टिंक्ट ही तो हैं, तभी तो हम यूज कर रहे हैं 10C3। 10C3 कब यूज कर सकते हैं? 10C3 का मतलब क्या होता है? सिलेक्शन ऑफ 3 आउट ऑफ 10 डिस्टिंक्ट। तुम यहाँ पे अरेंजमेंट करोगे, इसका मतलब समझते हो क्या करोगे? अगर तुम लाइन चूज कर रहे हो 5 और 8 को ज्वाइन करने वाली, तो तुम दोबारा लाइन चूज कर रहे हो 8 और 5 को ज्वाइन करने वाली, तो क्या तुम अरेंजमेंट करोगे? 5 और 8 से पास होने वाली लाइन तो वही है ना जो 8 और 5 से होती है। तो पॉइंट्स को हमने डिस्टिंक्ट ही अज्यूम किया है। उन सबके लोकेशंस डिस्टिंक्ट है ना। तो अगर हम सेम पॉइंट यूज करके ट्रायंगल नहीं बना सकते, तो फिर ऊपर जो मैंने बोला कि 3 पॉइंट यूज करके एक लाइन बनाने का, तो वो भी डिफरेंट पॉइंट्स थे। यार लाइंस और ट्रायंगल में डिफरेंस है ना। मेरा ट्रायंगल है 3 4 9 और मेरी एक लाइन है जो पास होती है 10 9 8 7 सबसे। लाइन और लाइन सेगमेंट में डिफरेंस होता है। तो 10 9 8 7 से तो एक ही लाइन पास होती है ना यार। तुम बोल दो 7 8 9 से पास हो रही है, या तुम बोल दो कि 8 9 10 से पास हो रही है, बट ट्रायंगल में तो सेम केस नहीं हुआ ना। ट्रायंगल में तो केस डिफरेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ठीक है, इसमें छोड़ो, इसका पार्ट हटाते हैं। सर एक बार स्क्रॉल अप कर सकते हो डाउन। क्वाड्रिलेटरल देने को मतलब नहीं है, तुम कर लोगे। सर हमने वो +1 किया 7 to 10 वाली जो लाइन है सर, उसके बीच में 4 स्मॉल लाइंस भी तो 7 से 8 वाली, 8 से 9 अबे वो लाइन नहीं है, वो लाइन सेगमेंट होते हैं यार। लाइन का मतलब फ्रॉम इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। लाइन की डेफिनेशन पढ़ो। लाइन और लाइन सेगमेंट में डिफरेंस होता है ना। लाइन सेगमेंट में 10C2 होता। हाँ, लाइन सेगमेंट में क्या होता, वो क्वेश्चन ही बेकार होता। मतलब अब हर 2 पॉइंट के बीच में अगर तुम एक यूनिक लाइन मान रहे हो तो ठीक है, फिर 10C2 सही होता कि 7 8 और 7 9 ये अलग अलग लाइन सेगमेंट्स हैं, तो होगा। सही बात है, 10C2 सही है। फिर तो कोई कोलिनियर है या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देयर आर 10 points on a circle. The 10 points on the circle, all points are joined
with each other and no three chords formed by joining these points. Chords form होगी ना. No three chords are concurrent. Then सर कॉन्करेंट मतलब एक ही पॉइंट से पास होना, concurrency. Then how many points of intersection will lie inside the circle? तो मैं पहले तुम्हें एक्सप्लेन कर दूं क्वेश्चन का मतलब क्या है. क्वेश्चन ये है कि एक सर्कल लिया हमने और इस सर्कल पे 10 पॉइंट्स हैं. 10 पॉइंट्स हैं बस. अब इन 10 पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन किया गया. जितने पॉसिबल तरीके थे सबको ज्वाइन किया गया. फॉर एग्जांपल 1 को मैंने 2 से भी ज्वाइन किया, 3 से भी ज्वाइन किया, 4 से, सबसे ज्वाइन किया. ठीक है ना. 2 को भी मैंने सबसे ज्वाइन किया. मैं ज्वाइन कर बताऊंगा नहीं, बस दिखाऊंगा नहीं. तो अगर कोई भी 3 कॉर्ड्स कॉन्करेंट नहीं है, कॉन्करेंसी मतलब ये देखो 2 तो कट कर रही हैं बट तीसरा उससे पास नहीं होता, ये नहीं हो रहा है. 3 लाइन्स आर नॉट कॉन्करेंट. ठीक है ना. सो हाउ मेनी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन will lie inside this circle? ये क्वेश्चन है. क्या सभी को क्वेश्चन समझ में आया है भाई? क्वेश्चन सभी को क्लियर है? सर अगर दूसरी कॉर्ड कोई और पॉइंट पे लेकिन उसी लाइन सेगमेंट पे कट कर रही है तो वो ऐड करना है ना केस. दूसरी पॉइंट उस लाइन, क्या बोला तुमने? जैसे इस केस में 2 और 6 जो लाइन है 2 6, हाँ उसमें 3 अलग डिफरेंट पॉइंट्स पे कट हो रहा है. हाँ तो उनको कॉन्करेंट नहीं बोलेंगे ना. अरे यार कॉन्करेंट लाइंस होती हैं, पॉइंट थोड़ी ना होते हैं. पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, लाइंस कॉन्करेंट होती हैं. कॉन्करेंसी का मतलब सर्कल कब करेगा इंटरसेक्ट? जब मैं 7 5 को एक्सटेंड करूंगा, 2 4 को एक्सटेंड करूंगा तो बाहर कट कर देगा. नहीं यस. इसे तो कॉन्करेंसी और कोलिनियर में कंफ्यूजन हो रहा है भाई. ये 3 पॉइंट्स होते हैं जो होते हैं कोलिनियर, मतलब एक लाइन उससे पास हो रही है, और 3 लाइंस होती हैं जो 3 और मोर लाइंस व्हिच कैन बी कॉन्करेंट. इसको बोलते हैं कॉन्करेंसी. चलो 2 लाइंस तो कट करती हैं, स्पेशल क्या है कि 3 लाइंस. अरे पूरी सीवास थ्योरम हो गई, कॉन्करेंसी वहां पे आ चुकी है. अब तो पूछ रहा है कि कॉन्करेंसी क्या होती है. कमाल है यार. सर मैं नहीं था. सर 45C2 है क्या? एक्सप्लेन करो. नहीं सर वो उसमें बहुत ज्यादा लाइन है, मतलब एक्सटर्नल वाले. कोई बात नहीं. कई लोगों के कई और कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे उसके आंसर से. 10C2 क्या तुमने पहले ना भाई सभी लोग समझे कि उसने 10C2 क्या किया है. 10C2 का मतलब है कि हमने इन 10 पॉइंट्स में से किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को सेलेक्ट किया. क्यों? क्योंकि अगर हम किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को सेलेक्ट करेंगे तो हम एक कॉर्ड को सेलेक्ट करेंगे. तो 10C2 का मतलब है नंबर ऑफ कॉर्ड्स, है कि नहीं? 10C2 का मतलब है नंबर ऑफ पॉसिबल कॉर्ड्स. और फिर तुम अपना आंसर दे रहे हो 45C2. हाँ सर. यार तुम ये बोल रहे हो कि ये जो कॉर्ड्स हैं ये इंटरसेक्ट करेंगी, तो 2 कॉर्ड्स जब इंटरसेक्ट करेंगे तो एक पॉइंट मिलेगा. तो 45C2 का मतलब हुआ सिलेक्शन ऑफ 2 कॉर्ड्स. Selection of 2 chords is 1 point of intersection. But अब प्रॉब्लम ये है कि अभी मैंने जो तुम्हें एग्जांपल दिया, पहला प्रॉब्लम ये है कि जो 2 कॉर्ड्स तुमने सेलेक्ट की हैं
हो सकता है कि वो सर्कल के अंदर कट ना कर रही हो, पहली प्रॉब्लम। हो सकता है कि वो सर्कल के ऊपर ही कट कर रही हो, दूसरी प्रॉब्लम। हो सकता है वो कट ही ना कर रही हो, क्या पता। तो ये जो कंडीशन है कि तुम्हें काउंट करने हैं पॉइंट्स विच आर इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल, उसकी वजह से तुम्हारा आंसर रॉन्ग हो जाता है। और इसमें बहुत सारे कैच और भी हैं। फॉर एग्जाम्पल सर तुम इस 1.5 को ही देख लो। अभी जो 5 आया है, ये कितनी कॉर्ड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है पता है? ये केवल 2 कॉर्ड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है। इस पॉइंट से बहुत सारी कॉर्ड्स पास हो रही हैं। इनफैक्ट 9 कॉर्ड्स पास हो रही हैं कि नहीं? देखो तो 40 जो तुमने 45C2 किया, उसमें बहुत सारे पॉइंट रिपीटेड होंगे, वो डिस्टिंक्ट नहीं होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? वो पॉइंट्स होंगे, वो डिस्टिंक्ट नहीं होंगे, इसलिए गलत है। बट यहां तक सही है। नंबर ऑफ कॉर्ड्स अगर कोई काउंट करना चाहता हो तो यहां तक उसका आंसर सही है। 45 कॉर्ड्स होंगी। किसी को अगर नंबर ऑफ कॉर्ड्स चाहिए सर हम तो ऐसा बोल सकते हैं कि सर्कल के अंदर कभी 3 लाइंस एक पॉइंट पे नहीं आएंगी। ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, आप उसके बाद क्या बोले? -4C2 का होल स्क्वायर है क्या? नहीं, वो नहीं है। डिस्कनेक्ट हो गई थी। क्वेश्चन नहीं पढ़ा तुमने? सर मैंने क्वेश्चन बताओ फिर से। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। मैंने 45C2 तक सुना। हाँ, 45C2 में बहुत सारे रेपिटेशंस भी आएंगे। अगर तुम्हें लग रहा है कि 45C2 से आई एम काउंटिंग ऑल पॉसिबल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो वो भी गलत है। ये पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन जो ऑन द सर्कल है ना, वो यूनिक नहीं है। वो 2 कॉर्ड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, वो 9 कॉर्ड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो उसकी वजह से 45C2 बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है। ये बोल रहा था मैं। अब इसका करेक्ट आंसर कौन? बोला था ना कि कोई भी 3 कॉर्ड्स कॉन्करेंट नहीं है। नहीं, इनसाइड कॉर्ड्स कॉन्करेंट नहीं है। ये तो ऑब्वियस बात है कि हम इनसाइड द सर्कल की बात कर रहे हैं। बिकॉज अगर मैं ऑन द सर्कल लूंगा तो मैंने 5 से 9 कॉर्ड्स ड्रॉ की हैं। मैंने 5 से, है ना? तो ये इनसाइड द सर्कल की बात हो रही है। सर तो 45C2 माइनस 45 इंटू 2 इंटू 8 क्या है ये? क्या है ये? 45C2 में समझा, माइनस क्या है ये? 45 इंटू 8 क्या है? सर मैंने क्या किया, मैंने जैसे अब आपने ये 7-5 को एक्सटेंड कर दिया। तो ये आपने जो 7-5 लिए, मैंने इसको फुल एक लाइन अज्यूम कर लिया और एक्सटेंड कर लिया। तो अब हर जो कॉर्ड है, जैसे 8-3 या 9-2 या 3-9, कभी ना कभी सर्कल के बाहर उसको इंटरसेक्ट करेगी, है ना? तो ऐसे सिमिलरली, तो ऐसे 2 पॉइंट्स तो कॉर्ड में ही चले गए, 7 और 5, बचे 8 पॉइंट्स। तो वो कभी ना कभी तो उसको इंटरसेक्ट करेंगे ही करेंगे ना। और अब एक साइड पे हो रहे तो 7 और 5 कॉर्ड्स पे चले गए। मुझे मतलब कहाँ चले कॉर्ड गए? कंप्राइजेस ऑफ 7 और 5 ना। तुम पर्टिकुलर एग्जांपल ले रहे हो 7-5 से पास होने वाली कॉर्ड? हाँ, तो वो कॉर्ड क्या कर रही है? उसको फुल एक्सटेंड कर दिया मैंने। कर दिया। हाँ, और फिर जो बाकी बची हुई कॉर्ड्स हैं, वो जब सर्कल के बाहर जाएंगी, वो कभी ना कभी ये मेन जो कॉर्ड हमने एक्सटेंड किए उसको कभी ना कभी कट करेंगे। सारी की सारी? हाँ, सारी कॉर्ड्स बाहर कट करेंगे उसको? जरूरी है? नहीं, सभी नहीं, मतलब कभी ना कभी तो सारी करेंगी। कोई पैरेलल होगी तो? सर अब वो तो पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। तो बात है ना, पॉसिबिलिटी तो बहुत सारी है ना यार उसमें। तुम बाहर जा ही क्यों रहे हो जब अंदर काउंट करना है? तो बाहर जाने की जरूरत क्या है? मैं एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा था। नहीं कर पाओगे, ये करना बहुत लेंदी हो जाएगा। सीधे आंसर तक क्या? कैसे सर 4 मतलब 4 पॉइंट्स लिए सर्कल के अंदर, तो
से दो कॉर्ड्स बनेगी, उसके ऑटोमेटिक एक पॉइंट इंटरसेक्शन में आएगा। वेरी गुड। अगर करस्पॉन्डेंस देखा जाए, if I take 4 points on the circumference of this circle, कहा था ना पीएनसी में रिड्यूस करो। तुम्हें दिक्कत क्यों हो रही है? बिकॉज मैंने 10 पॉइंट दे दिए, तुम 4 ले लो। 4 तो कम से कम लेने ही पड़ेंगे, वरना कॉर्ड्स कट ही नहीं करेंगी। अगर यही क्वेश्चन मैंने 4 पॉइंट्स के लिए पूछा होता तो सभी ने बड़े आराम से आंसर बता दिया होता। कैसे? अरे तुम ज्वाइन कर दो यार, दो देख लो। ये लो, there is only one point of intersection. Why? Why there is only one point of intersection inside the circle? Exactly one क्यों आ रहा है? साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। फिर क्वाड्रिलैटरल के डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं तो हम कोई भी 4 पॉइंट चलेंगे तो ये चीज तुम्हें आंसर तक पहुंचा देगी that 4 points on circumference will give you 1 point inside. Four points on the circumference will give you 1 point inside the circle. और ये चीज जैसे तुम्हें समझ में आ गई, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी तुम 4 पॉइंट सेलेक्ट करते हो, every time you take 4 points on the circumference, you're actually selecting 1 point inside the circle. For example, देखो ये जो मैंने 10 पॉइंट बनाए हैं, if I choose 1, 2, 3 and 4, एक पॉइंट आएगा। 1, 2, 3, 4 से ये देखो एक पॉइंट ही आ गया। If I choose 9, 10 and 8 and 7, इनसे भी exactly एक पॉइंट आएगा। So selection of 4 points on the circumference gives you selection of 1 point inside the circle. Now we have to count points of intersection which are strictly inside the circle. तो ऐसा एक पॉइंट तो मिलता है इन 4 पॉइंट से, तो टोटल ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे? आंसर इज 10C4। सर टोटल कितने पॉइंट्स होंगे मिला के सारे? अच्छा तुम कह रहे हो कि बाहर अंदर सब मिलाकर? हाँ सर, आपने कहा ना 45 अगर मैक्सिमम की बात की जा रही है, मैक्सिमम मतलब मान रहे हैं कि कोई भी 2 कॉर्ड्स पैरेलल नहीं है, तो इस क्वेश्चन को ओपन रखते हैं। क्वेश्चन है और मुझे बताओ नेक्स्ट क्लास तक हाउ मेनी इन्फिनिटली होता जाएगा ना? क्यों भैया, कहीं को सर एक बार 2 कॉर्ड्स बाहर मिल गई, इम्प्रूव करना पड़ेगा भाई। इम्प्रूवमेंट तो वो मिलती रहेंगी क्या? सही नहीं होगी दोनों? आज नहीं मिलेंगे, सर, कल कोई मिलेंगे, दूसरा परसों कॉर्ड, ऐसा तो पॉइंट तो फाइनाइट ही है ना भाई, तो इंटरसेक्शन में तो फाइनाइट ही होंगे, इनफाइनाइट कैसे हो सकते हैं? हाउ मेनी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन टोटल आर देयर? मैक्सिमम की बात हो रही है। मैक्सिमम का मतलब ये है कि कंसीडर नहीं करना है कि कोई भी 3 कॉर्ड्स एक ही पॉइंट से पास होती हैं, कंसीडर नहीं करना है कि कोई भी 2 कॉर्ड्स पैरेलल है। अंडर दैट सिनेरियो क्या होगा हमारा आंसर? बट एक बार फिर 10C4 को मैं उन लोगों को एक्सप्लेन कर दूं जिन लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो रही हो। 45C2 निकाला था। 45C2 का मतलब था सिलेक्शन ऑफ 2 कॉर्ड्स आउट ऑफ 45 कॉर्ड्स, क्योंकि 2 कॉर्ड्स एक पॉइंट पे कट करती हैं। गलती ये हो गई कि यहाँ पर सारी कॉर्ड्स एक पॉइंट पे, यूनिक पॉइंट पे कट नहीं कर रही हैं। कुछ ऐसी कॉर्ड्स हैं जो सारी की सारी एक ही पॉइंट पे कट कर दे रही हैं, तो 45, और कुछ कॉर्ड्स ऐसी हैं जो बाहर कट कर रही हैं। ठीक है ना?
और एक और डाउट है, हाँ ये आपने यहाँ पे बोला था कि 2-3 लाइंस एक साथ इंटरसेक्ट एक ही पॉइंट पे नहीं करेंगे, तो इसमें भी हम जो सर्कल पे है उसको नहीं कंसिडर कर सकते ना? नहीं करना है। सर्कल में तो तुम्हारे पास, सर्कल में तो तुम्हारे पास वही नहीं है ना, वो लीवे नहीं है तुम्हारे पास। इनसाइड तुम कर सकते हो, रीअरेंज करो पॉइंट्स को इस तरीके से कि वो कॉन्करेंसी ना आए, बट यहाँ पर तो हमारे हाथ में चीज, हमारे हाथ से चीज जा चुकी है ना, क्योंकि हम 1 से ही सारी कॉर्ड्स ड्रॉ करेंगे, 1 से 2 को, 1 को 3 से, 1 को 4 से, 1 को 5 से। सर लेकिन हम कभी भी बिना और इन्फॉर्मेशन के डिटरमाइन कर पाएंगे क्या कि कितने अंदर है और कितने बाहर है? यस कर सकते हैं सर बट स्पेसिंग बदलने से वो चेंज नहीं हो जाएगा? दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग इट मैक्सिमम ना। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम। अब स्पेसिंग बदलने से ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर इसका चेंज होगा, उससे क्या होगा, वो सब चीजें पीन से बाहर हो गई, फिर तो वो ज्योमेट्री की बात आ गई ना कि कितने कॉन्करेंट होंगे कितने नहीं होंगे, ये इंफॉर्मेशन में नहीं जा रहा है। हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम की। ये जो आंसर 10C4 है भी मैक्सिमम है, 10C4 से ज्यादा नहीं हो सकते, कम हो सकते हैं। मान लो कुछ कॉन्करेंट हो गई तो कम हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता। ये 10C4 एक्सप्लेन करने के लिए कुछ लोगों को अगर ना समझ में आ रहा हो, मैं एक्सप्लेन कर दूं। देखो मान लो मैंने लिया 1 2 3 4, एग्जैक्टली एक पॉइंट आया 1 2 3 4। अगर हमने लिया मान लो 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 5, 1 2 3 5, तो ये देखो ये एक और पॉइंट हो गया। सारे पॉइंट्स को तुम ज्वाइन ही कर लो और देख लो तो आंसर तुम्हें 5 मिलता है। क्यों आंसर 5 मिलता है इनको? आंसर 5 आने का रीजन क्या है? आंसर 5 इसलिए आ रहा है बिकॉज एवरी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, every one point of intersection is there because of 4 points on the circumference. अगर मैं इनकी भी नेमिंग कर दूं, मैं इसको बोल दूं A B C D E, तो तुम्हारा जो A पॉइंट है वो A पॉइंट कहां से आया? वो A पॉइंट आया है 1 4 2 5, या ऑर्डर में चले तो 1 2 4 5 से। जब ये चारों पॉइंट्स को ज्वाइन किया मैंने एवरी पॉसिबल तरीके से, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अंदर आ गया। पॉइंट बी कहां से आया? पॉइंट बी हमारे पास आया जब मैंने 1 3 और 2 5 को इंटरसेक्ट कराया, मतलब 1 2 3 5। तो लिखने की अब जरूरत नहीं, हमको समझ में आ रहा है कि हम इन 5 पॉइंट्स में से जब भी कोई 4 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, दिस विल गिव अस द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन इनसाइड द सर्कल। ठीक है, तो ये एक टास्क है तुम्हारे लिए। सर तो ये वाला जो चीज है इसमें ऑन द सर्कल भी कंसीडर करना है। क्या हो गया? ये हाउ मेनी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर देयर मैक्सिमम। हाँ हाँ, ऑन द सर्कल वाले भी काउंट करने हैं। ऑन द सर्कल, इनसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल, सब करने हैं। सर 45C2 वाले में कुछ लाइंस रिपीट भी हो रही थी क्या? कुछ पॉइंट्स रिपीट हो रहे थे। सर लाइंस 45C2 minus 80 नहीं, करो आराम से करना उसको, और इस तरह का आंसर मत ओके दो ना। सर। आराम से करना, आएगा आ जाएगा, बड़ी बात नहीं है। तो ऐसा करो, और इधर ही रखते हैं, अभी ज्योमेट्री के प्रॉब्लम्स मुझे और कराने हैं, टाइम काफी हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस ट्रिकी होते हैं। देखो ये तीसरा क्वेश्चन ही तो है, ठीक ठाक बन गया। यहाँ तक सोचना अपने आप में डिफिकल्ट, क्योंकि जनरली लोग सबसे पहले 45C2 पे पहुंचते हैं, बाद में रियलाइज हो जाता है कि गलत कर रहे हैं हम। 10C4 पे पहुंचने में टाइम लगता है। उसने आंसर दे दिया, बहुत अच्छा किया, 10C4 उसका आंसर आ गया, जल्दी आ गया, लेकिन 10C4 पे पहुंचने में लोगों को टाइम लगता है। तो हर बार देखो, एक बार फिर क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए हमने बेसिक यूज किया। हमने ये प्रॉपर्टी यूज की कि वो एक पॉइंट जो है वो मिलता कैसे, हाउ डू यू गेट दैट वन पॉइंट इनसाइड द सर्कल।
व्हेन टू कॉर्ड्स, तुम्हारा भी कॉन्सेप्ट सही था, अल्टीमेटली दो कॉर्ड्स कट करेंगे तभी तो एक पॉइंट मिलेगा। बट फिर बात हो रही है वो पॉइंट इनसाइड द सर्कल होना चाहिए, उसके लिए स्पेशल क्या है? तो फिर हम कॉर्ड्स को छोड़ के पहुंच गए पॉइंट्स के पास। फिर हमने ये कंसिडर किया कि जब भी हम 4 पॉइंट्स को सर्कल पे लेंगे तो हमको एग्जैक्टली एक पॉइंट ही सर्कल के अंदर मिलेगा, और बस ये रिलेशन काफी है आंसर निकालने के लिए। ठीक है, तो अब तुम लोग बुकलेट और डीबीपी जो करना आपने शुरू ऊपर करो। वाले क्वेश्चन में सेमी सर्कल अज्यूम किया तो प्रैक्टिस से आएगा या फिर उसके लिए ट्रिक्स होती है? ये सेमी सर्कल, हाँ ये वाला नहीं, तो मैंने इसलिए अज्यूम किया बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ था कि 4 कोलिनियर हैं एंड नो 3 ऑफ द रिमेनिंग 6 आर कोलिनियर। तो जब उसने बोल दिया कि नो 3 ऑफ द रिमेनिंग 6, तो सर्कल मेरे पास बेस्ट ऑप्शन है। सर्कल जरूरत हुई ना तो कोई भी कर्व हो सकता है ना, साइनोसॉइडल हो सकता है, कोसाइन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने एग्जांपल ले लिया ऐसे ही, ठीक है। सर मैंने नंबर फाइल Okay. पे साइन कॉस टैन का एक ज्योमेट्रिकल प्रूफ देखा था सर्कल पे। किस चीज का प्रूफ? सर साइन कॉस और टैन उनके जो ग्राफ होते हैं उसका। साइन कॉस टैन का प्रूफ? ग्राफ का प्रूफ क्या होता है? मतलब प्रूफ एज इन प्रूफ नहीं था वो, बट डिपिक्ट किया था उसको ज्योमेट्रिकली उसने। नंबर फाइल नहीं तो वो एक बॉल्ड आदमी रहता, वो उसने एक वीडियो निकाला था, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स लिए थे बहुत सारे। वो जो मैथमेनिया है क्या? मैथोलॉजर? हाँ शायद मेरे को नाम याद नहीं है चैनल का। मैथोलॉजर है वीडियो उसके। हाँ ठीक है। नहीं तुम, मैं समझ नहीं पाया उसने क्या बताया था उसमें ऐसा। तुम क्या साइन कॉस का ग्राफ प्रूफ तो होता नहीं है कुछ? सर प्रूव नहीं, एज इन उसने डिपिक्ट किया था कि ज्योमेट्री से कैसे डिराइव या फिर दिखाया उसने कि ज्योमेट्री में कैसे